नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथारिया और इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में करीब 18 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया है। इसमें से 15 जून से 30 जून तक गोठानों में पशुपालक ग्रामीणों किसानों भूमिहीनों से खरीदे 2.52 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 5.05 करोड़ रुपए दिए और गोठान समितियों को 7.79 करोड़ रुपए और महिला समूह को 5.53 करोड़ रुपए की लाभांश राशि वितरित की गई है। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज की वितरित राशि मिलाकर अब तक 507 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को इस माह की 17 तारीख को आ रहे हरेली त्योहार की भी शुभकामनाएं दी। आज 5 जुलाई है। अभी तक हमारी कोशिश रही कि हर महीने के 5 और 20 तारीख को गोधन न्याय योजना की किस्तों का वितरण जरूर कर दिया जाए। अभी तक हमने बिल्कुल ठीक समय पर किस्तों का भुगतान भी किया है। अब आज योजना के एक और किस्त का भुगतान किया गया। आज गोबर विक्रेताओं, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को कुल मिलाकर 18 करोड़ 47 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसमें से 5 करोड़ 5 लाख रुपये गोबर विक्रेताओं को और 13 करोड़ 42 लाख रुपये गौठान समितियों को और स्व सहायता समूह को जारी किया गया। गोबर खरीदी की राशि में से 2 करोड़ 89 लाख रुपये का भुगतान स्वावलंबी गौठानों के द्वारा किया गया। अब तक 5,959 स्वावलंबी गौठानों द्वारा कुल 61 करोड़ 69 लाख रुपये के गोबर खरीदी की जा चुकी है। 17 जुलाई को हरेली है। हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश भर में जोरदार तरीके से हरेली मनाई जाएगी। गौठान में भी खास आयोजन किया जाएगा। इस साल की हरेली में शासन की ओर से आम नागरिकों के लिए गेड़ी की खास व्यवस्था की जा रही है। वन विभाग द्वारा स्व सहायता समूहों द्वारा गेड़ियां बनाकर बेची जाएगी। इन गेड़ियों को वन विभाग के कार्यालय से, सी मार्ट से और गौठान से कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्क लेके देकर खरीद सकता है। मैं आप सबको हरेली के अग्रिम शुभकामना देता हूँ। अच्छी बरसात और अच्छी खेती किसानी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिन गोबर विक्रेताओं और स्व सहायता समूह और गौठान समितियों को आज राशि का भुगतान किया गया, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय रायपुर के दौरे पर रहेंगे। बुधवार शाम 7 बजे के आसपास शाह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय जाएंगे। यहां अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक होनी है। आज की रात छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी एक्शन प्लान तैयार कर लिया जाएगा, जिसमें तय होगा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों और किस अंदाज में जनता के बीच जाने वाली है। अमित शाह कई तरह के फीडबैक पहले ही हासिल कर चुके हैं। अपनी रणनीति को लेकर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। प्रदेश के नेताओं से भी वह स्थानीय मसलों पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस को सियासी दंगल में पटकनी देने के लिए शाह अपने अंदाज में सियासी गणित की क्लास लेंगे। शाम 7 से 8 बजे तक अमित शाह रायपुर पहुंचने के बाद कार्यालय में रेस्ट करेंगे। 8 बजे से रात 10 बजे तक बंद कमरे में बैठक होगी। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकैत, आज अमित शाह रायपुर आ रहे हैं। करीब 7 से 8 बजे के बीच वो रायपुर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद उनके क्या क्या कार्यक्रम है उस पर पूरी आपसे अपडेट चाहेंगे। जी देखिए ऋतु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 7 जुलाई को है और इस दौरान इससे पहले देश के जो गृह मंत्री अमित शाह है वो छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले कुछ ही देर में। और छत्तीसगढ़ पहुंचकर वो करीबन 8 बजे से लेकर 10 बजे के बाद से और देर रात वो लगातार चुनिंदा नेताओं से, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से और भाजपा के जो संगठन पदाधिकारी उनसे लगातार चर्चा करेंगे, चुनावी मंथन करेंगे, किस तरीके से छत्तीसगढ़ की स्थिति और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ जीत की संभावना है। इन तमाम विषयों पर वो लगातार मंथन करेंगे और चुनावी एजेंडा तैयार करेंगे। किस घोषणा पत्र भी तैयार कर सकते हैं। टिकट को लेकर भी वो जो स्थानीय जो नेता है उनसे चर्चा कर सकते हैं। और लगातार कई ऐसे चुनिंदा नेता हैं जिनसे 1 to 1 भी वो चर्चा कर सकते हैं लगातार लंबे समय तक। और देर रात वो राजधानी रायपुर के
कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विश्राम करेंगे और सुबह 11 बजे वो राजधानी रायपुर से रवाना हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पहले, और बड़ा एक्शन चुनावी तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस सरकार यहाँ पर काम कर रही है और उसके किस तरीके से सियासी पटखनी देना है, इस पर लगातार भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व उनसे चर्चा करते हुए नजर आ सकते हैं। जी ऋतु। टिकेश, इसमें यह है कि जो अमित शाह बैठक लेने वाले हैं उसमें टॉप नेता जो है उनके साथ वो बैठक लेंगे, तो वो टॉप नेता कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? देखिए, टॉप नेता की बात किया जाए तो प्रदेश के जो अध्यक्ष है अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, और साथ ही साथ जो तमाम जो प्रदेश पदाधिकारी है उनमें से कहीं ना कहीं बड़े जो चुनिंदा नेता है उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और लगातार एक बंद कमरे में लंबे समय तक बैठक चलेगी, देर रात वो संगठन के जो प्रमुख लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति तैयार करते हुए कांग्रेस सरकार खिलाफ वो नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आक्रामक रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में नजर आया, तो कहीं ना कहीं भाजपा की यहाँ जो हालात है वो मुश्किल बनी हुई है 2023 के चुनाव को लेकर के। और वैसे में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो वहां पर भी छत्तीसगढ़ में खतरा मंडराता बीजेपी के लिए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये रणनीति बेहद ही कारगर साबित होगी, क्योंकि राजनीति के चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है। तो किस तरीके से वो रणनीति तैयार करते हैं और किस तरीके से लगातार वो फीडबैक लेते रहे। कुछ देर पहले उनके पास फीडबैक भी गई हुई थी और उन फीडबैक के आधार पर जिस तरीके से आज जो बैठक है वो अंतिम बैठक के स्वरूप 2023 विधानसभा चुनाव के लिए माना जा रहा है। जी ऋतु। चुनावी जो आगामी चुनाव है उसको लेकर बीजेपी जो अमित शाह है वो आज बैठक लेने वाले हैं, तो बीजेपी की तरफ से क्या पहले से तैयारियां की जा चुकी है चुनाव को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार बीजेपी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल और रमन सरकार के 15 साल के जो कामकाज उसको लेकर जनता के बीच में जा रहा है। लगातार उनकी जो उपलब्धियां गिना रहा है और लगातार कांग्रेस सरकार की जो खामी है उनको लगातार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर कुछ दिनों से हमको बीजेपी एक्शन मोड में दिखाई दिया, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्लान तैयार किया। जैसे हमने देखा है कि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जब से छत्तीसगढ़ में कदम रखे तब से बीजेपी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर ओम माथुर को ऐसे कहा जाता है कि कई राज्यों में उनकी जीत में अहम भूमिका है। तो ऐसे में जिस तरीके से रणनीतियां बनाई गई है कांग्रेस सरकार के खिलाफ और चुनावी घोषणा पत्र भी यहाँ पर तैयार किया जा सकता है, उन पर भी मंथन किया जा सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस सरकार की पिछले बार की घोषणा पत्र का जिस तरीके से चर्चा प्रदेश भर में हो रही है, तो ऐसे लेकर के कहीं ना कहीं जो घोषणा पत्र पर भी लगातार बीजेपी मंथन करते हुए नजर आ सकते हैं। जी टिकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के होने वाले दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रवक्ता अजय चंद्रखा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार कई घोटालों में शामिल है। इस मामले की शिकायत देश के गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे और राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी करेंगे। अजय चंद्रकार ने हमारी संवाददाता से खास बातचीत की। नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ में दौरा है और दौरा की शुरुआत होने से पहले ही लगातार सियासत जमकर हो रही है। कांग्रेस ने घोटालों का लिस्ट जारी किया और आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन तमाम मुद्दों पर जवाब भी दिया। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता अजय चंद्रकर जी। चंद्रकर जी, आज गृह मंत्री शिकायत करने की बात आपने कहा है, क्या कुछ किन कारणों से? शिकायत नहीं है भाई, हमको जो स्थापित तथ्य हैं उससे अवगत कराएंगे और इस सरकार को हटाइए। छत्तीसगढ़ की जनता मुक्ति चाहती है, बर्खास्त कीजिए और केंद्रीय मद का जो दुरुपयोग हुआ है उसकी सीबीआई जांच कीजिए। ये जो घोटालों की बात आपने कांग्रेस ने लगातार कहा है, 34 घोटालों का जिक्र किया, क्या लगता है? 34 घोटाला में तो वो घोटाला क्या है, मानवीय त्रुटि क्या है, प्रशासकीय अनियमितता क्या है, उसको जानते नहीं, उनको समझ में नहीं आता। मैं बोला ना, वो फोटो कॉपी वाले हैं, कॉपी पेस्ट वाले हैं। मुख्यमंत्री जी के आगे पीछे में खड़े रहते हैं दो लोग, जैसे मुख्यमंत्री जी हटते हों लिखते हों उसको याद करके या कहीं थोड़ी बहुत याद करके और रात को इसी भी खोलवा पहुंच जाते हैं। लगातार घोटाले बहुत सारे हुए हैं और कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो जेल जाएंगे, आपने कहा आपकी सरकार बनेगी, तुरंत जांच होगी, तुरंत, और जेल जाएंगे ये सब जांच के बाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय चंद्रकर जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती तो तमाम विषयों पर जांच होगी और कैबिनेट में जो मंत्री है वो जेल जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, इस तरीके से आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। मेरे सहयोगी दीपेश टी शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर देखते हुए शहर में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। सीएसपी डीसी पटेल ने बताया कि एसपीजी के साथ करीब 2000 पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, जिसमें 200 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी हेलीपैड के पास लगाई गई है और 1600 से ज्यादा पुलिसकर्मी कार्यक्रम स्थल पर तैनात रहेंगे। 50 से ज्यादा एसपीजी के अधिकारी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर तैनात किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए कई जिलों के एडिशनल एसपी, डीएसपी रैंक के अधिकारियों को भी राजधानी बुलाया गया है। जी 7 तारीख को जो है माननीय प्रधानमंत्री का रायपुर दौरा है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में जो है उनका कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जो है पुलिस के द्वारा सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी और लोगों का व्यवस्था न हो, ट्रैफिक की पर्पज़ से भी जो है काफ़ी बंदोबस्त किए गए हैं। लगभग 1500 के आसपास जो है पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं। इसमें जो है एडीजी रैंक के अधिकारी जो है इसके प्रभारी हैं और वो इसके अलावा बहुत सारे जो है इसमें अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं। कितने गेट्स बनाए गए हैं एंट्री पब्लिक? अभी जो है जैसे देखें तो मोस्ट वीआईपी का अलग से एंट्री रहेगा, वीवीआईपी का अलग से एंट्री है, वीआईपी का अलग से एंट्री है। इसके अलावा जो पब्लिक्स हैं उनके लिए जो है लगभग 50 जो है मतलब एंट्री बनाए जा रहे हैं, जिस ताकि जो है सुबह का कार्यक्रम है किसी प्रकार से जो है वो ना हो पाए और जल्दी से। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दल सक्रिय होने लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग और सुरक्षा बल भी चुनाव करवाने की तैयारियां शुरू कर दी है। बस्तर जिले का एक बड़ा इलाका लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहा है, जहां चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों को चुनाव करवाने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब कुछ राहत मिली है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कैंप स्थापित होने से इन इलाकों में पहुंच मार्ग पुलिया बनने से हालात बदले हैं। आगे उन्होंने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील होने के चलते वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान 129 मतदान दलों को 2 दिन पहले ही सड़क मार्ग और हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया था, लेकिन अब बस्तर में संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या घटाई जाएगी। नहीं, पिछली बार भी जिस प्रकार से मतलब जो चुनाव के दौरान जो वातावरण था और जिस प्रकार से डेवलपमेंट था, अंदरूनी इलाकों के कई सड़कें नहीं बनी थी और कई इलाकों में पुलिस के कैंप नहीं थे। इस बार जो सरकार ने अभी जो 63 कैंप स्थापित किए हैं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में और कई सड़कें कंप्लीट हुई हैं, इससे आने वाले समय में जो पहुंच विहीन इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ी है और जो इलाके जिनके नक्सली दहशत के चलते जो पोलिंग बूथ शिफ्ट किए जाते थे, मुझे लगता है कि इस बार जो है करीब आधे संवेदनशील पोलिंग बूथ जो है वो शिफ्ट करने से बचेंगे और ये अगर उन इलाकों में फोर्स की मौजूदगी होती है, पोलिंग बूथ उसी गांव में रहता है, तो मतदान का प्रतिशत बढ़ता है। लोकतंत्र में मतदान ज़्यादा होना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। और जिस प्रकार से नक्सली मतलब चुनाव का बहिष्कार करते हैं ये और इस बार जो सरकार और निर्वाचन आयोग की जो तैयारियां हैं, मुझे लगता है ये नक्सलियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। जिस तरीके से विगत 4-5 वर्षों में अंदरूनी इलाके में 63 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए गए थे, उसी के माध्यम से इलाके में सड़क निर्माण कार्य, पुलिया निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति एवं अन्य मूलभूत सुविधा क्षेत्र की जनता को उपलब्ध कराया गया। उसी को परिणाम को देखते हुए वर्ष 2023 की विधानसभा चुनाव में कुछ मतदान केंद्र का शिफ्टिंग कम हो सकता है। इसी की दिशा में सभी जिला में जो जिला निर्वाचन कार्यालय एवं सुरक्षा बल द्वारा इस परिस्थिति का आंकलन की जा रही है। जिस तरीके से 2018-19 में जो मतदान केंद्र शिफ्ट किए गए थे, उसकी तुलना में वर्ष 2023 में कम शिफ्टिंग होने का संभावना दिखाई दे रहा है। उसमें फाइनल एक आंकड़े में पहुंचने में और कुछ वक्त लग जाएगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है मतलब 2023 का जो विधानसभा चुनाव काफ़ी सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित होने के साथ साथ मतदान केंद्र शिफ्टिंग की संख्या में भी
फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालेंगे खबरों पर। दुर्ग जिले के अंजोरा चौकी क्षेत्र में असली और नकली को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। एक तरफ राकेश लोचन तिवारी तो वहीं दूसरी ओर रतन यादव दोनों गुट दलबल के साथ पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि 1.5 साल पहले राकेश लोचन तिवारी ने अंजोरा चौकी परिसर के सामने एक व्यक्ति से उसके मामले को खत्म करने के लिए 40,000 रुपए लिए थे, जिसका ज्ञापन देने के लिए रत्न यादव का गुट वहां पहुंचा था। तो वहीं राकेश लोचन तिवारी भी अपने दल बल के साथ वहां मौजूद थे, जहां देखते देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और फिर कहासुनी के बाद पत्थरबाजी होने लगी। बढ़ता विवाद देख मौके पर मौजूद पुलिस ने मामले को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंजोरा थाना अंतर्गत ये मामला हुआ है, जिसमें दो पक्षों में आपस में थोड़ा विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ शिकायत लिखाने के लिए वहां पहुंचे थे, दूसरा पक्ष भी वहां पहुंच गया था, तो आमने सामने हो गए थे। बट पुलिस फोर्स हमारा तैनात था वहां पे, तो हम लोगों ने स्थिति को संभाला है और उनके दोनों के पक्ष को सुना है और दोनों के पक्ष को सुनने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। जांच पर जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ रिवॉल्वर और पत्थरबाजी भी हुआ, रिवॉल्वर भी निकाला गया था। हाँ, ऐसी सूचना मिली है हमको, उसका परीक्षण करा रहे हैं। परीक्षण कराने पर जो भी रिजल्ट आएगा आर्मोरर का, उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा जिले में इंजीनियरों का नायाब सड़क बनाने का तरीका खूब सुर्खियां बटोरा है। जब पहाड़ी क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए बिछाए गए गिट्टी और पुल पहले ही बारिश में बह गया, जिसकी वजह से 16 गांव का संपर्क जनपद मुख्यालय से टूट गया। वहीं अब ग्रामीणों को 14 किलोमीटर सफर के लिए 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ रहा है। दरअसल जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर ग्राम पेंट में पहाड़ी इलाके में लाखों की लागत से सड़क का निर्माण शुरू किया गया, लेकिन पानी की निकासी के लिए नाली का बनाने के कारण पहले ही बारिश में गिट्टी बह गई। साथ ही पुल के लिए लगाए गए पाइप व साइड वॉल भी पानी के तेज बहाव से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से 16 गांव के लोगों को लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। जेट से नर्मदापुर सड़क बन रहा है। सड़क काफ़ी ख़राब हो चुका है। नली के कारण, नली बनना चाहिए पहले, इसके बाद रोड बनना चाहिए, लेकिन इन लोग रोड पहले बना दिए, नली नहीं बनाए हैं, इसी कारण पूरा रोड ख़राब हो चुका है। पूरा बह गया है। पूरा बह गया है। क्या बिछा था सड़क में? गिट्टी बिछाए थे और मुरुम डाले थे, लेकिन सब पानी में सब खत्म हो गया। क्या लगता है इसमें दोबारा फिर खर्चा लगेगा? दोबारा इसमें खर्चा लगेगा, सरकार का पैसा फालतू हुआ। तो इसमें आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। इसमें आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। और क्या है ना, पूरा तराई क्षेत्र में जितना भी सरपंच सचिव हैं, वो आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है, आम पब्लिक को भी हो रहा है। और मेन पार्ट हम लोग का तहसील है, वहाँ जाना तो हमेशा पड़ता है। तो क्या चाहते हैं? तो हम लोग यही चाहते हैं कि इसमें नली बनना चाहिए, नली का बाद रोड बनना चाहिए। यहाँ से मेन पार्ट तक पेंट से मेन पार्ट तक का रोड बन रहा है और ठेकेदार द्वारा पहले नाली बनाना चाहिए, नाली बनाए नहीं और गिट्टी उट्टी लगाए और बह गया पूरा। इससे गांव वाले को भी परेशानी हो रहा है, पूरा पानी बह के गांव में बस्ती में घुस रहा है। नाली का व्यवस्था है ये नहीं है, तो नाली का व्यवस्था बनाएं। क्या लगता है कि ये पेट को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए, जनपद मुख्यालय जोड़ने के लिए जो संपर्क वो टूट चुका है, क्या लग रहा है आपको? टूट चुका है। कैसे? रोड बरसात के दिन में चालू किए, आधा अधूरा बना के चल दिए, ना नाली सही है ना रोड सही बना है। तो आप देखे हो कितना धंस गया है? पूरा धंस गया है। बाकी ये तो ठेकेदार और जो इसका उन्हीं का जवाबदारी है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो आम पब्लिक को आने जाने में परेशानी हो रहा है अभी, वो परेशानी ना हो, बढ़िया मरम्मत कर दें और बढ़िया काम चालू करें और बढ़िया बना के दें और पेंट से मेन पार्ट को जोड़ें।
नहीं, सूचना तो मिली है और जो संबंधित विभाग है उसको निर्देशित भी किया गया है, तो अगर ऐसा है तो वो सुधार कार्य भी करेंगे। सर, ऐसी लापरवाही पे विभाग को कार्रवाई क्या होती है? नहीं, बिल्कुल, अगर इसमें किसी की भी लापरवाही रहे, चाहे ठेकेदार की हो, विभाग की हो, तो जो नियमानुसार शासन के जो नियम है उस पर कार्रवाई होगी। सर, लंबे समय से भी मांग की जा रही थी और पहली बरसात में इस प्रकार से जो नज़ारा देखने को मिला। देखिए, मौका मैंने देखा नहीं है, मौका देखना पड़ेगा और अगर उसमें लापरवाही है तो कार्रवाई होगी, लेकिन अगर रोड की स्थिति सही है तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तो सुधारा भी जाएगा उसको। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के वीडियो कांड के बाद बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। प्रशासन, एसडीएम, एसडीओपी समेत भारी पुलिस बल आरोपी के घर पहुंचा और अतिक्रमण वाले हिस्से को प्रशासन की ओर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रवेश शुक्ला द्वारा एक एसटी वर्ग के कैंडिडेट से बहुत अमानवीय कृत्य किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिससे इनके विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और इनका पुराना जो रिकॉर्ड खंगाला गया तो उसमें पूर्व में भी इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनके ज़मीन की वैधता की जांच कराई गई मकान निर्माण की, तो पाया गया कि इनका 1/3 भाग अवैध निर्मित है, तो वही शासन के निर्देशानुसार इनके मकान का अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उस पे मेरा तब का ये वीडियो है, उससे जबरदस्ती करवाया गया है कि पिला के करवाया गया, उसमें तो हमको कोई जानकारी नहीं है सर, लेकिन इतना जरूर जान रहे हैं हम कि ये चुनावी रंजिश है और वहाँ से फिर नहीं उसको सजा हो ना। हाँ जी, मैं उसकी बहन हूँ, प्रियंका शुक्ला मेरा नाम है, मैं उसकी बहन हूँ, है ना। इस घर पे मेरा भी अधिकार है कि नहीं है? और ऐसे मामा जी ने आदेश कर दिया, प्रशासन ऐसे आके तोड़ने लगा, ये हमारा नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे वृद्ध माँ बाप कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारी ये बुढ़िया ये कहाँ जाएगी? ये यही होना चाहिए। नहीं, आप एक मिनट ये बताइए सर, ये बताइए। तो पहला रिएक्शन ये था कि 1 जुलाई को फिर गुमशुदगी का रिपोर्ट कराए। 29 तारीख से वो लापता हो गया था और 1 तारीख को हमारे भाई ने जाकर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराए कि उसका पता नहीं है कहाँ गया। घर में बताया था कि हमको 4 लोग, आदर्श शुक्ला, दीनदयाल साहू, प्रवीण शुक्ला, मृत्युंजय गौतम, मोबाइल में दिखा करके एक वीडियो हमको जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, 4 लाख रुपए मांग रहे हैं कि देव ने तुम्हारी राजनीति खत्म कर देंगे, तुम्हारा करियर खत्म कर देंगे, नहीं तो हमको पैसा दो। कहाँ पाए, हमको बहुत प्रताड़ित हूँ। उसकी पत्नी बताई, पत्नी से वो बोल रहा था 29 तारीख के पहले, हमको 30 तारीख को सब मालूम हुआ। हाँ, हमारा घर न तोड़ा जाए, उसको सजा दी जाए, अगर सही है सजा दिया जाए, कड़ी से कड़ी सजा, फांसी दे दी जाए, लेकिन ये घर हमारे ये खून पसीने की कमाई से है ना, उसके नाम ये प्रॉपर्टी है, पट्टेदार वो है। मेरे माता पिता की खून पसीने की कमाई से, मेरी माता एक शिक्षिका है, उसकी कमाई से ये घर बना हुआ है ना। ये दबा यहाँ आप राजनीति की खिचड़ी मत पकाइए, है ना। सिर्फ कांग्रेसी इतना हावी होके ये सारी चीजें करवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ना। अगर आप एक फेक वीडियो का इतना ज्यादा सपोर्ट करके और उसको इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, तो हमारा भी तो सपोर्ट करे कोई, हम कहाँ जाएं? हाँ, प्रशासन ऐसा थोड़ी किया कि तुम बुलडोजर लगा दोगे। हाँ, बताइए। सिर्फ वो भी क्योंकि जिला पंचायत चुनाव में हमारी जो फैमिली है उसके विरुद्ध थी, हम उसके सपोर्ट में नहीं थे, है ना। सर में मुंह में मत घुसेड़िए, थोड़ा दूर से बात करिए, यहीं पे है, भाग नहीं रहे। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में देवेंद्र सिंह दादू, जो युवक कांग्रेस जिला का अध्यक्ष है, वो यहाँ से चुनाव लड़े थे, लल्लू सिंह लड़े थे, हम लोग लल्लू सिंह के साथ में थे, हमारा वीडियो भी वायरल हुआ था, भाषण दिए थे उनके खिलाफ। इसके चलते देवेंद्र सिंह दादू कांग्रेसी आज जो है तो हमारे खिलाफ इतना बड़ी रचना रच के और पूरा जो है तो उसके जो आरोपी वो है प्रताड़िता है रावत, उसके घर पे गए थे आज, उसके पूरे परिवार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि घर वाले नहीं जा रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं कि तुम कहो कि हाँ हमारा वीडियो है, जबकि वो कह रहा है कि हमारा वीडियो नहीं है, फर्जी है।
अगर जांच कर लिया, अगर सही तो उसको फांसी दे दी जाए मेरे लड़के को, लेकिन हमारा पूरा परिवार कहाँ जाएगा, बेघर न किया जाए। यही निवेदन है सब मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, शासन से, न्यायपालिका से। और मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ पर। नमस्कार।